तो आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैंने पहला पेज ये कर दिया क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यूट्यूब पे उन लोगों को पता नहीं चलता कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप इन लोगों पे इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे ज्वाइन बात करके। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हमारा जो है कि हमारे सिलेबस में हम चीज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे सर जो हमारा जो उद्देश्य है आज की क्लास के जुड़ने का, ताकि आप सभी लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकें। जेआरएफ क्या है, नेट क्या है, आप सब लोगों को पता होगा। नेट क्या है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, और जेआरएफ जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है कि जो बच्चे, क्योंकि एमए करने के बाद में एमएससी करने के बाद में पीएचडी में आप लोग जाएंगे। पहले तो ये रूल्स था कि नेट जेआरएफ वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिल जाती थी, इस साल भी है। अब कुछ यूनिवर्सिटी में परिवर्तन हो गए नई शिक्षा नीति की वजह से, और अगले साल कंपलसरी हो जाएगा कि आप लोगों को पीएचडी करनी ही पड़ेगी। और पीएचडी के एडमिशन लेना बहुत बड़ा चैलेंज है ये। आप मत मन से निकाल देना कि पीएचडी में एडमिशन आप कैसे ही हो जाएगा, नहीं नहीं, अच्छे अच्छे जेआरएफ वालों का भी नहीं होता है। जेआरएफ बहुत जरूरी है उसके लिए, लेकिन जेआरएफ कई जेआरएफ वालों का भी नहीं होता क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, मार्केट इतने ज्यादा बच्चे हैं और सीट्स बहुत कम है। तो आप लोगों को एक्चुअल अपनी क्वालिटी के ऊपर वर्क करना है, खाली क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी पे वर्क करना है। वो क्वालिटी आपको क्लास में जब आप रेगुलर रहेंगे, अपने नोट्स जब साथ साथ में बनाएंगे, वो आप तभी आप उस चीज पे फोकस कर सकते हो, वो चीज तभी आ सकती है। और इसको मिलने का, और जेआरएफ का अपना एक बेनिफिट है। जो बच्चे जेआरएफ क्लियर करते हैं, जैसे कि मेरा जेआरएफ क्लियर है, मैंने अभी अप्लाई किया है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है यूजीसी की तरफ से। हर जगह पे वो ये जो है फेलोशिप अलग अलग होती है। 31,000 तो कॉमन है, हर जगह पे मिलेगी, चाहे आप उड़ीसा में पढ़ो, महाराष्ट्र में पढ़ो, छत्तीसगढ़ पढ़ो, बिहार पढ़ो, कहीं पर भी आप एडमिशन लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में यूजीसी ऑथराइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यूजीसी ऑथराइज अगर वो यूनिवर्सिटी है और आपका जेआरएफ क्लियर है, आपको हर महीने यूजीसी की तरफ से 31,000 फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से वो चीज जो है वो डिसाइड होती है। जैसे एसबीएस में यहाँ पे लगभग 7,500 या 8,000 के करीबन यहाँ पे मिलता है, तो लगभग 38,000 यहाँ पे हर महीने मिलता है बच्चों को जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी में 5,000 मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 3,000 मिलता है, मतलब कि 31 तो फिक्स है, 34, 35, 36, 38 इतना आपको हर महीने पढ़ाई करने के लिए मिलता है। जिन लोगों ने जेआरएफ क्लियर किया है उन लोगों को, नेट वालों को बहुत रेयरली कोई यूनिवर्सिटी पैसे देती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई कोई होती है जो थोड़ा नेट वालों को 5,000, 10,000, 15,000 दे देती है, इससे ज्यादा नेट वालों को नहीं मिलते हैं। हाँ, नेट क्लियर करने से जो है कि आपको पीएचडी में एडमिशन आपको इजी मिल जाएगा, और जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो नेट जेआरएफ वालों को सबसे पहले लिया जाता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो ऑल पूरे नेशनल में आप हो, कह सकते किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे कि आपने नेट क्लियर किया है तो बोला जाएगा हाँ ये नेशनल लेवल का पर्सन है, ये अच्छा ही होगा। एक फ्रेम बन जाता है एक व्यक्ति का, एक हाँ ये डिग्री हर कोई नहीं कर सकता है इसको। तो जॉब में आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है जो नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि टारगेट आप अपना जेआरएफ के ऊपर रखिए। जेआरएफ के ऊपर आप अपना टारगेट रखेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि क्योंकि एक ये जो सभी ये जो ज्यादातर जो बच्चे हैं अभी
24 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल इस एज में होंगे, और इस एज में फैमिली इशू आने लगते हैं, अपने खर्चे नहीं निकाले जाते, तो इसलिए भैया इतने बनी बनाई आपको पढ़ने के भी पैसे मिलते हैं, तो आपको पढ़ाई तो करनी है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम निकालो, और गवर्नमेंट आपको पढ़ने के भी 35,000 रुपये दे रही है, 38,000 रुपये दे रही है। और 1.5 साल में बाद में JRF चेंज होकर के SRF में चेंज हो जाएगा, 10,000 और बढ़ जाएंगे, 48-50,000 आपको हर महीने मिलने लगेंगे। इतना बड़ा बेनिफिट, पैसे के पैसे मिलेंगे, आपकी स्टेटस का आपका स्टेटस बनेगा, जॉब की जॉब बनेगी, PhD में एडमिशन जल्दी होगा, हर जगह बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसीलिए सीरियसली आप इस चीज को, इस पढ़ाई को आप कीजिए, ताकि आपको ये बेनिफिट मिल सके। और जो बच्चे जो हैं कोचिंग नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, ताकि वो गरीब बच्चे भी सामने आए पढ़ाई करके, उनको भी टैलेंट निकालने का ये छोटा सा कोशिश है हमारी प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि वो जरूरतमंद उन बच्चों तक कोचिंग जाए और वो बच्चे भी JRF क्लियर करें। यही हमारा मेन उद्देश्य है इस कोचिंग क्लास का। तो इसमें JRF की एक एज लिमिट होती है, थोड़ी बहुत मैं शायद गलती कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने रूल्स नहीं पढ़े हैं अभी, लेटेस्ट वाले पुराने मैंने देखे हैं अभी। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कैटेगरी वाइज होता है, जनरल का, OBC का, SC का। जनरल वालों की जो एज रखी गई है 31 ईयर्स रखी गई है, कि 31 साल वालों को JRF मिल सकता है, उसके बाद में JRF नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन फीमेल्स के लिए 35 है, चाहे वो जनरल की ही क्यों ना हो। जेंट्स के लिए 31 है। अगर 32 के हैं तो उनको JRF नंबर भी आ जाएंगे तो भी JRF का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, उसको नाम स्टेटस रहेगा उनको, लेकिन वो फेलोशिप नहीं मिलेगी, जो मैं कह रहा हूँ कि पैसे जो मिलने हैं गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 38 से 40 हजार रुपये, वो नहीं मिलेंगे। और नेट आपका और लाइफ रहेगा। JRF की जो लिमिट रहती है 3 साल तक रहती है। जिन लोगों का JRF क्लियर हुआ है, मान लेते हैं कि इस बैच में आप लोगों का JRF क्लियर हो जाता है, पहले 2 साल का नियम था, अब 3 साल का नियम बना है। ये 3 साल के अंदर आपको PhD में एडमिशन लेना होता है। अगर आपने PhD में एडमिशन ले लिया तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है। अगर 3 साल के बाद में आपने PhD में एडमिशन लिया तो गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी, आपका JRF कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है, हमारे खुद के हमारे टीचर विवेक सर हैं, उन्होंने JRF क्लियर किया और PhD में एडमिशन नहीं लिया, उनका JRF कैंसिल हो गया। तो 3 साल के अंतर्गत ही जितना जल्दी हो सके JRF क्लियर होते ही आपको तुरंत कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और आपको वहाँ पे एडमिशन ले लेना है, और फॉर्म भरते ही आपके 3 महीने के अंदर आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और जब तक आप PhD करोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे। आप 3 साल में पूरा करते हो, 4 साल में पूरा करते हो, 5 साल में आप पूरा करते हो, आपको पैसे मिलते रहेंगे JRF के। हाँ, 5 साल के बाद में भी स्कीम्स हैं। 5 साल के बाद में फिर वो गाइड से बात करके 6 महीने की एक्सटेंशन होती है, उसके बाद सिर्फ 6 महीने की, ऐसे 6-7 साल तक भी कई बच्चे लेते हुए मैंने देखे गए। तो भैया बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक एग्जाम क्लियर करो, अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पढ़ाई आप कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे से एग्जाम निकालो, और फ्री के पैसे आ रहे हैं, और उस पढ़ाई को आप अच्छी जगह पे अच्छी रिसर्च करो और गवर्नमेंट को रिजल्ट ला के दिखाओ, है ना। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमारा भी फर्ज है ना, हम भी उनके लिए कुछ करें। ठीक है, ये हो गया हमारा JRF के। और OBC और SC के लिए 35 एज रखी गई है। 35 तक जो है वो JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नेट की कोई एज लिमिट नहीं है। आप 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, तब भी आप नेट को फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म हर कोई भर सकता है, नेट क्वालिफाई भी आप दिखाए जाओगे अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है ऑल इंडिया। तो नेट की कोई एज लिमिट नहीं है। JRF की एज लिमिट है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंडिंग करनी है, इसलिए उसकी एज लिमिट रखी गई है।
ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इसके लिए। बाकी सर आपको और लेटेस्ट जानकारी के लिए यूजीसी की साइट पे जाके आप देख सकते हैं। हाँ जी बताइए। सर पीएचडी के लिए भी कोई एज लिमिट है क्या? कोई एज लिमिट नहीं है पीएचडी के लिए। हमारे यहाँ पे एस व्यासा में जो है 50-50 साल के लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, 60-60 साल के भी पढ़ाई करते हैं पीएचडी में। कोई पढ़ाई की कोई एज लिमिट नहीं होती है। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए बना दे तो बात अलग है, अदरवाइज कोई लिमिट नहीं है पढ़ाई की। कोई भी कहीं पे एडमिशन ले सकता है। एमएससी के कुछ जगह पे गाइडलाइन बनाई दी जाती है कि 30 साल से ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन पीएचडी में ऐसा कुछ नहीं है। 50-50 साल के भी एडमिशन लेते हैं पीएचडी में। हमारी मोना में जो 40-45 की होंगी, पीएचडी कर रही हैं, वो भी हमारे के ग्रुप में भी जुड़ी हुई हैं। और भी बहुत सारे लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, जो राजेश सर हैं जो हमारे साथ हैं, वो 60 ईयर्स के हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो सेकंड ईयर में है पीएचडी के। तो कर सकते हो आप, पीएचडी की कोई एज लिमिट नहीं। ओके। सर नीट का फुल फॉर्म क्या बोले सर? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो सर पीएचडी करने के लिए देना पड़ता है? हाँ जी, पीएचडी का कोर्स रेगुलर ही है, ठीक है, वो हम आपको बाद में गाइड कर देंगे अच्छे से। सर अभी हम एमए पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद कैसे मतलब जाना चाहिए? हाँ, पहले आप एमए कर रहे हो ना, पहले अपना एमए को निकाल लो और ये एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद में पीएचडी की सोचना, ठीक है। सर नेट देकर ही पीएचडी जाना है ना? नेट हाँ में ज्यादा, हाँ ये भी सोच लीजिए कि बिना नेट के भी पीएचडी हो सकती है। ऐसी कोई बात, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नेट और जेआरएफ वालों को ही पीएचडी में एडमिशन मिलता है, नहीं। उनको ज्यादा क्या होता है कि प्रेफरेंस मिलती है, उनका एडमिशन इजीली हो जाता है नेट जेआरएफ वालों को, क्योंकि वो पता है कि जिन्होंने नेट क्लियर किया है कि उनका लेवल अच्छा होगा, तभी उनका जो है। विकास जी थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, आप जा सकते हो बाहर। थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का। अगर सर तो एमए में रिजल्ट अच्छा हो लेकिन नेट नहीं किया है तो पीएचडी होता कर है, सकते होता है, हो सकता है एडमिशन, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वो सारी पेमेंट आपको घर से करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी की जो भी फीस होगी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा आपको, अपने उसके ऊपर बेस पे ही पढ़ाई करनी है आगे की, कर सकते हो, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अब क्वेश्चन सीधा सा ये उठता है कि ये एग्जाम में है क्या, ठीक है। विकास जी अपना कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा भी सीख रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जो है अपना, इसमें दो पेपर होते हैं हमारे, जो एग्जाम आप जो देने वाले हो, इसमें दो पेपर होते हैं और 150 क्वेश्चन उसमें पूछ। एक पेपर रिलेटेड होता है हमारे योगा से, और दूसरा पेपर रिलेटेड होता है हमारा जनरल, जिसको कॉमर्स, इंजीनियर, हर कोई लोग उस पेपर को देता है। तो टोटल हमारे दो पेपर होते हैं। सेकंड पेपर एंड फर्स्ट पेपर, जनरली हम इसको ऐसे बोल देते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक जो गाइडलाइन रही है, हर क्वेश्चन को 2 नंबर का रखा जाता है, तो 150 क्वेश्चन हो गए तो 300 नंबर का एग्जाम आता है हमारे पास, ठीक है। और अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अनुमान बोलता है कि नेक्स्ट इस बार जो आप एग्जाम दोगे शायद उसमें भी ना आए नेगेटिव मार्किंग, लेकिन उससे अगली बार में जरूर आ जाएगी नेगेटिव मार्किंग। नई शिक्षा नीति के नियम लग जाएंगे, फॉलो होंगे, और एग्जाम हर बार और टफ और टफ और टफ होता जाएगा। तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी इस एग्जाम को निकाल सकते अभी निकाल लीजिए। आप ये सोचोगे कि मैं तो अगली बार निकाल लूंगा, नहीं नहीं नहीं, हर बार एग्जाम का लेवल कई गुना बढ़ रहा है। आप लोग देख लेना, पिछले कुछ सालों के आप उठाइए पेपर्स, पता चल जाएगा हर बार कितना टफ होके एग्जाम आता है, कितने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो पेपर इसमें होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। मैं उन पेपर्स को आपको दिखा देना चाहता हूँ, उनका सिलेबस क्या है, ताकि आप लोग अपना माइंड मेकअप अच्छे से कर लें कि आप लोगों को पढ़ाई क्या करनी है, क्योंकि आपको पता होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है ना? जी सर। यस यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू।
यस सर। सर मैं आपको पहले सेकंड पेपर दिखा देता हूँ, योगा वाला हमारा जो हमारे सेकंड पेपर में 10 यूनिट्स होते हैं। यूजीसी का है ये, जो आप साइट पे जाकर के देख सकते हो। मोस्ट पॉसिबिलिटी है यही सिलेबस रहेगा। अगर कुछ सिलेबस में चेंज आएगा तो थोड़ा बहुत एक दो पार्ट में आएगा, वो सबको अपडेट मिल जाएगा। अभी तक कोई चेंज नहीं है, यही सिलेबस शायद आपका रहना चाहिए। तो इसमें 10 यूनिट्स हैं। पेपर 1 यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टोटल 10 यूनिट्स आपसे पूछे 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने बीएससी एमएससी का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, ऑलमोस्ट आपका 70-80% बीएससी एमएससी में कवर करा दिया जाता है। नहीं पढ़ा है तो भैया आप हमारी कोचिंग क्लास में पढ़ना अच्छे से, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन। इसका मतलब 10 यूनिट है, तो हर यूनिट से कितने क्वेश्चन बने बताएंगे? 10 questions. 10 क्वेश्चंस। तो 10 यूनिट फर्स्ट 10 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से, 10 क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से, 10 क्वेश्चन थर्ड यूनिट से। इस तरीके से हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनेंगे। अब फर्स्ट में क्या है कि फंडामेंटल्स ऑफ योगा, हिस्ट्री, वेरियस स्कूल्स ऑफ योगा। सेकंड में प्रिंसिपल उपनिषद है, 10 मेन उपनिषद, भागवत गीता है, योग वशिष्ठ। थर्ड में योग उपनिषद है, 8 उपनिषद है ये, इसके अलग से यूनिट बनी है। थर्ड 10 क्वेश्चन आते हैं। पतंजलि योग दर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पतंजलि योग दर्शन। हठ योग के टेक्स्ट है, 8 आपके हठ योग के टेक्स्ट आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है। एलाइड साइंस मतलब कि साइकोलॉजी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो 11 के 11 सिस्टम रखे गए हैं आपके सिलेबस में। डाइट एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक है, यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। योगा एंड हेल्थ, ये इसमें आधा तो योग दर्शन का पार्ट है, आधा आयुर्वेदा का पार्ट है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 7th यूनिट से। थेरेपेटिकल योगा, क्योंकि योग अब थेरेपी का ही रूप ले लिया है योग ने, तो पूरी की पूरी 10 क्वेश्चन थेरेपी के रखे जाएंगे, बीमारी के, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरो के। इस तरीके से 10 क्वेश्चन थेरेपी के बनेंगे आपके यहाँ से। एप्लीकेशंस ऑफ योगा मतलब कि योगा टीचर कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कैसे होना चाहिए, क्लासरूम का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे ऑनलाइन क्लास होती है, कैसे ऑफलाइन क्लास होती है, इस चीज के बारे में यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ योगा इसमें आप पढ़ेंगे। इसकी एक स्पेशल किताब है, योगिक अध्यापनों की शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। उस किताब को आप जरूर खरीद लेंगे। किताब की मैं जो लिस्ट है मैं 1-2 दिन में आपको रिलीज कर दूंगा, उसके आप निश्चिंत रहना, मैं बना रहा हूँ अभी। उसके बाद में आप सारी किताब एक साथ मंगवा लेना। तो प्रैक्टिकल योगा, ठीक है, इसमें षटकर्म, आसन, प्राणायाम में जो प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, प्रैक्टिकली इनका बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, इन चीजों के बारे में इसने पूछा। तो अगर मैं थोड़ा डिटेल के अगर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन ही दूंगा, ताकि जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमें पढ़ना क्या है पूरे साल। इसमें जो है हम योगा की डेफिनेशंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वेद और उपनिषद में क्या है योगा, प्रस्थान त्रयी जो उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता प्रस्थान त्रयी बोलते हैं 3 ग्रंथों को, पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। और ये हमारे जो दर्शन है 9 के 9 दर्शन इसमें आते हैं। 6 दर्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 दर्शन बाद में दिए, तो 9 के 9 दर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम। रामायण का आरण्य कांड, महाभारत का शांति पर्व, याज्ञवल्क्य स्मृति, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब ये 17 प्रकार के हमारे योगी हैं, इनके जीवन परिचय, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन इनके गुरु हुए, ठीक है, इन्होंने योग में क्या किया, महर्षि पतंजलि जी ने, गोरक्षनाथ जी ने, ठीक है, भक्ति सूत्र में इसमें कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, इन अलग अलग योगियों ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, अरविंद जी ने क्या किया, महर्षि रमन जी कौन थे, कहाँ के थे, कब इनका जन्म हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती जिनके नाम से हमने अपनी अकादमी का नाम रखा है, इनके महर्षि दयानंद योग अकादमी। तो इन्होंने क्या किया अपने जीवन में, योग के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामाचरण लाड़ी महाशय जी, कृष्णमाचार्य जी, शिवानंद सरस्वती जी, स्वामी राम हिमालयन वाले,
ठीक है, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्माचार्य, ठीक है। तो ये इन सभी योगियों के जीवन परिचय आपको पढ़ने ही पेपर में पूछे जाते हैं। ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा, हठ योगा, मंत्र योगा, इनके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस पर ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक दर्शन, तो इस प्रकार जो है हमारे जो फर्स्ट यूनिट से ये जो हमने दिखाया, तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। सिलेबस में भेज दूंगा, आप सभी इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। सबके पास में सिलेबस होना बहुत जरूरी है, फोन में मत रखना, प्रिंट आउट निकालना है सिलेबस का। सेकेंड यूनिट्स में 3 चीजों में डिवाइड की गई, और मैंने बताया था हर यूनिट से बताएंगे कितने क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से। 10 क्वेश्चंस। वेरी गुड, हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 3 चीजों में डिवाइड किया है, उपनिषद, भागवत गीता। इसका मतलब 3 से 4 क्वेश्चन उपनिषद से आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन भागवत गीता से आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन योग वशिष्ठ से आएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो इन 10 उपनिषद ये जो दिए गए हैं, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ये जो उपनिषद प्रिंसिपल उपनिषद है, ये पूरा हर मंत्र के साथ पढ़ाएंगे या कैसे? ना 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 ना, अरे एग्जाम में इतना डीप नहीं पढ़ना आपको। योग दर्शन, हठ योग, प्रदीपिका, गहन सहित 2-3 टेक्स्ट डीप में पढ़नी है। बाकी टेक्स्ट को ऊपर से खाली आप क्लास में टीचर आपको नोट्स देंगे, नोट्स को ही पढ़ना है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है इनके अंदर। 3 से 4 क्वेश्चन में पागल थोड़ी होना है हमें, ठीक है। वो आपको बता देंगे। जी जी। कोचिंग क्लास क्या फायदा है, टीचर का क्या रोल है, हमारा काम यही है ना कि इतने। जी सर, जो सिलेबस है पूरा बृहदारण्य का, जैसे प्रिंसिपल उपनिषद का जैसे भाष्य है शंकर के भाष्य के साथ, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसे। मैंने नहीं, टीचर का काम यही होता है कि बड़ी चीज को छोटा करके बता देना। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके वेलकम। तो क्लास में रेगुलर रहेंगे ना जी? यस सर, यस सर, यस सर। सर फीस कितनी होगी? आप प्लीज माइक बंद कर लीजिए बाकी अपना। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? प्लीज माइक बंद कर लीजिए बाकी अपना। हाँ, फीस क्या बोल रहे हो? सर कोर्स की फीस कितनी होगी? क्या बोल रहे हो? आप अभी जुड़े हो ना, लेट जुड़े हो ना, है ना? तो लेट जुड़ते हो तो इसलिए बीच में दिक्कत देते हो। टाइम से जुड़ा करो, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ और मैंने मैसेज में रिलीज की थी ये बात। हमारी क्लासें हर किसी के लिए निःशुल्क हैं, किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते यहाँ पे। आप अपनी इच्छा से डोनेशन देना चाहते हो हमारे डेडिकेशन को देख करके, आप दीजिए, वो स्वीकार है। आप अपनी इच्छा से डोनेशन दे सकते हो, लेकिन इस कोर्स की हमारी तरफ से कोई भी फीस नहीं है। क्लियर? और इसके अलावा ऐसे बच्चे अगर आपकी क्लास आप में हो, पिछली बार भी देखे थे मैंने, बहुत सारे बच्चे थे बोल रहे थे सर फोन के पास में वो रिचार्ज खत्म हो गया, किताबें नहीं है। अगर ऐसे बहुत जरूरतमंद बच्चे हो, आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, आपको किताबें भी दी जाएंगी, आपकी जरूरत की चीजें पूरी की जाएंगी, ठीक है। तो हर चीजें यहाँ पे निःशुल्क है। आप इच्छा से डोनेशन देना चाहते हो आप दीजिए, वो आप अलग से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन ओपनली हमारा हर तरीके से निःशुल्क है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि दोबारा नहीं पूछा जाना चाहिए क्लास में। क्लियर? जिसने क्वेश्चन पूछा था ओके। ठीक है, हम यहाँ पर थे उपनिषद में। तो 10 उपनिषद में से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। भागवत गीता में 18 चैप्टर हैं। इन 18 चैप्टर्स में से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार बनते हैं, यहाँ से पढ़ाई जाएगी आपको। योग वशिष्ठ जो है, योग वशिष्ठ जो बहुत बड़ा टेक्स्ट है इसमें से, लेकिन जो टीचर पढ़ाएगा खाली आप वो इतना ही पढ़ना, उतने में से एक पेपर आएगा। तो इन 3 में से 10 क्वेश्चन बनेंगे। ये यूनिट सबसे ज्यादा नंबर लेने की यूनिट है, अक्सर लोग इससे भागते हैं, जबकि सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। योग उपनिषद, श्वेता सावतर उपनिषद, योग कुंडली, बहुत छोटे छोटे उपनिषद हैं, और देखो कि 10 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। योग कुंडलिनी, योग चूड़ामणि, त्रिशिको ब्राह्मणों,
आपको भी बड़ा दिख रहा है? जब पढ़ाई करोगे ना बहुत इजी है ये, थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएंगे आपको वो इसमें से तो एक भी नंबर नहीं कटता बच्चों का जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, तो ऐसा टॉपिक है ये। तो 10 क्वेश्चंस आपके इन 8 उपनिषद में से आते हैं। योग दर्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं बोल दूं कि हमारे नेट के सिलेबस में, तो योग दर्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो 4 इसमें पादों में डिवाइड किया गया है, चैप्टर को पाद बोला है यहाँ पे, समाधि साधन विभूति केवल है। तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन योग दर्शन से बनते हैं। 10 क्वेश्चन तो सीधे इसी यूनिट से बनेंगे, 10 आगे यूनिट आएगी, 5-6 वहां से बन जाएंगे। तो लगभग 15 से 20 के बीच में योग दर्शन से क्वेश्चंस बने जाते हैं। और पैराग्राफ में भी पतंजलि योग दर्शन का ही आता है, तो 5 नंबर वहां के ऐड हो गए। तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस खाली योग दर्शन से बनते हैं हर बार। तो 4:57 हो गया, तो मैं माफी चाहूंगा कि टाइम से मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, तो आप अपना टाइम को मैनेज कर लीजिए। तो मैं आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा देता हूँ, तो करीबन 5:15 5:20 तक मैं करा दूंगा, तब तक आप अपना बना रहे, ठीक है। तो 5th यूनिट है हठ योगिक टेक्स्ट। 8 इसमें बुक्स हैं, योग बीज हैं, गोरख संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, शिव संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ योग पर दीपिका है, घेरंड संहिता है, हठ रत्नावली। ये 8 हठ योगिक टेक्स्ट है, जिसमें से कल से मैं आपको हठ योग पर दीपिका पढ़ाऊंगा, जो बेसिक है हमारे योग का। मैं इस बुक से आपका स्टार्ट करूंगा, और शाम की क्लास में योग दर्शन की चांटिंग शुरू कराई जाएगी, जो सबसे ऊपर वाला जो यूनिट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं अभी। इसमें साइकोलॉजी है, इसमें स्लीप यानी कि निद्रा के प्रकार, निद्रा की होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है, साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन, पर्सनैलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, और जो प्रॉब्लम्स है इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी 11 के 11 सिस्टम है, सेल, टिश्यू, मस्कुलोस्केलेटल, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी का, रिनल, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सारे के सारे सिस्टम को लिया गया है, और यहाँ से क्वेश्चन करीबन 4 से 5 क्वेश्चन खाली इन सिस्टम से आते हैं हर बार। डाइट के क्वेश्चन कि डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड के प्रकार क्या होती हैं, ठीक है, फैट कहाँ से मिलता है, विटामिन कहाँ से मिलते हैं, आयरन कहाँ से मिलता है, इन चीज़ों के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फूड ग्रुप क्या होती हैं, दालें क्या होती हैं, ठीक है, अंकुरित आहार क्या होता है, कि BMR क्या होता है, SD क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन चीज़ों के बारे में यहाँ से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन लगभग डाइट से बनते हैं एग्जाम में। यूनिट 7 योगा एंड हेल्थ जो है हमारे योग एवं स्वास्थ्य, इसमें 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो आयुर्वेदा के बनेंगे, और बाकी क्वेश्चन योग दर्शन के और हठ योग पर दीपिका के बनेंगे, घेरन संहिता के। देखिए यहाँ पे, देखिए डेफिनेशन सही, तो नॉर्मली फर्स्ट तो बिल्कुल ईजी है। त्रिगुण, ये घेरन, उसमें त्रिगुण का कंसेप्ट हमारे सांख्य दर्शन में और भागवत गीता में कंप्लीट हो चुका है। पंच महाभूत, प्राण, चिकित्सा, पंचकोश, ये हमारे आयुर्वेद में कंप्लीट हो जाएंगी चीजें ये, ठीक है। ये जो है हमारा तपचर्या, कलेश, ये हमारा योग दर्शन कवर कर देगा इसको। मेंटल हेल्थ, ये भी योग दर्शन कवर कर देगा इसको। योगिक डाइट, एक घेरन संहिता, हड्डी पर दीपिका कवर कर देगी इसको। वात पित्त कफ आयुर्वेद का टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ से, भावना जी पढ़ाएंगे आपको ये फिर पथ्य पथ्य, हठ योग पर दीपिका, भागवत गीता, घेरन संहिता से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। वात पित्त प्रकृति आयुर्वेद का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। सिलेबस बड़ा है, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने डेडिकेशन से 4-5 महीने भी पढ़ लिया ना, ये आपकी ना उंगलियों पे हो जाएगा याद। आपको बहुत इजी है, लेकिन इजी उन लोगों के लिए जो रेगुलर रहेगा, और डिफिकल्ट उन लोगों के लिए है जिनको खाली टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इसलिए ऐसे लोग ना ही आओ तो अच्छा है क्लास में। थेरेपेटिक योगा है, ठीक है, बीमारियां हैं अलग अलग सिस्टम्स की, रेस्पिरेटरी की, कार्डियो की, एंडोक्राइन की,
ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मस्कुलर यानी कि जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, गैस्ट्रिक है, पेप्टिक अल्सर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एपिलेप्सी है, इन बीमारियों से 10 क्वेश्चंस बनते हैं हर बार पेपर में। 9th यूनिट जो किताब में बताऊंगा कि यौगिक अध्यापनों की शिक्षण विधि, उसी से आता है क्वेश्चन यहाँ पे हर बार सीधा। ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो अलग होगा वो हम आपको बता देंगे। ये प्रैक्टिकल योगा है, ये तो आप लोगों के लिए इजी होगा, बहुत इजी होता है। जो प्रैक्टिकली करते हैं तो हम लोगों को तो बहुत आसान है। षट कर्म क्या, जल नीति क्या है, सूत्र नीति क्या है, इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी जी के सूक्ष्म व्यायाम, साइक्लिक मेडिटेशन एस व्यासा की, ठीक है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक एस व्यासा की, ट्रांजिशनल मेडिटेशन महर्षि योगी जी ने जो दिया था, भावाती ध्यान, योग निद्रा, बिहार स्कूल ऑफ योगा की सविता ध्यान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। तो 10 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो इस प्रकार जो टोटल हमारे जो है 10 यूनिट से 100 क्वेश्चंस बनते हैं। और जिनको DRF क्लियर करना है तो ये वाला सेकंड पेपर कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर में नंबर कटेंगे चलेगा, आधे नंबर भी कर लो फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकंड पेपर में आपको 80-90 के स्कोर में आना है, कंपलसरी है, तभी आपका JRF निकलेगा, अदरवाइज JRF नहीं निकल सकता। अब मैं हल्का सा ओवरव्यू फर्स्ट पेपर का आपको दे देता हूँ, 10 मिनट और लूंगा मैं आपके, बने रहे तब तक आप। फर्स्ट पेपर हर किसी के लिए कॉमन है, चाहे योगा वाले हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड के हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए कम फिक्स है फर्स्ट पेपर। सबका एक ही पेपर आता है, सबके टॉपिक भी सेम है, बस योगा का पेपर अलग होगा। कॉमर्स वालों को कॉमर्स का आ जाएगा, मैथमेटिक्स वाले में जो मैंने योग का पढ़ा था, हमारे में योग के ये टॉपिक्स हैं 100 क्वेश्चन, उनके में मैथमेटिक्स होगा, कॉमर्स होगा, बस ये थोड़ा सा चेंज होता है हर किसी। तो फर्स्ट पेपर कॉमन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग के टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर से रिलेटेड जो चीजें, ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है, स्वयं प्रभा मॉक, इसके बारे में हमें। और इसमें 10 यूनिट है और टोटल 10 यूनिट्स है, तो बताएंगे हर यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट पेपर में? 5 questions. 5। वेरी गुड, 5 क्वेश्चंस। तो टोटल 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से पूछे जाएंगे और टोटल 10 यूनिट्स हैं, तो मतलब कि हर यूनिट से, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 5 क्वेश्चंस। लेकिन जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये तो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है और PhD के लिए भी जरूरी है। 5 क्वेश्चन आपको बेसिक रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा कि डेफिनेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप्स क्या है, रिसर्च थीसिस कैसे लिखी जाती है, ठीक है, ICT क्या है, इथिक्स क्या होती हैं उसके, ये 5 क्वेश्चंस आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। यूनिट 3 कंप्रेहेंसिव पैसेज, एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको देखने होंगे, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कम्युनिकेशन, संवाद, कैसे बातें होती है, कितने प्रकार का होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बात करने का तरीका, वर्बल, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्बल हो रही है, नॉन वर्बल भी मैं इशारे से बता रहा हूँ, आप मेरी उंगलियों से, मेरे हाव भाव से आप समझ रहे हो ये चीजें। यहाँ पे क्लासरूम, क्लास में कैसे बात करते हैं, टीचर कैसे बात करनी चाहिए, बच्चे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उस बात को इफेक्टिव बनाया जाए कि उसका इफेक्ट ज्यादा पड़े, मास मीडिया, यानी एक साथ हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, सोसाइटी कुछ लोगों के बीच में बोलना, ठीक है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो 5 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, मीनाक्षी मैडम आपको कम्युनिकेशन पढ़ाएगी। मैथमेटिक्स, निगम मैडम आपको मैथमेटिक्स कराएंगे। इसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड है, रिलेशनशिप्स हैं, फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार, 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और यहाँ से तो अगली जो यूनिट है DI, यूनिट नंबर शायद 7 है, वो भी यहीं से निकलती है, एवरेज परसेंटेज ही आता है उसमें भी। तो मतलब कि मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, जिनका वीक है वो स्टार्टिंग से ही क्लास ले लेना, तो अपने आप ही इजी हो जाएगा उन लोगों के लिए। लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि प्रेजेंस माइंड के क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम इसमें पूछा जाता है, लॉजिक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें जो दर्शन की बातें भी पूछी जाती है, इसमें न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। तो
ये प्रेजेंस माइंड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टेक्निक हम सिखा देंगे बाकी, क्योंकि क्वेश्चंस प्रेजेंस माइंड के हैं तो कुछ भी बन सकता है, इसमें कुछ को नहीं कह सकते। डेटा डीआई तो मैंने बोला था कि बार ग्राफ है, आपका टेबल ग्राफ है, ठीक है, पाई चार्ट है, ये कुछ भी आपको एग्जाम में दे देंगे और 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स का ये भी सारा का सारा एरिया। यूनिट नंबर 8 आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप फोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो। लैपटॉप में क्या क्या होता है, कौन सी जनरेशन चल रही है, रैम का क्या काम होता है, सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, गूगल स्कॉलर क्या होता है, गूगल रिसर्चर क्या है, कैसे चीजें सर्च करती हैं, कैसे डेटा फोन में जाता है, कैसे वो फोन उसको कलर कलर कैसे प्रेजेंट होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड आप लोगों तक कैसे पहुंच रही है, उस चीज के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का रोल है, मतलब कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, डिजिटल मीडिया कैसे। यहाँ से 5 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। 9th यूनिट जो है आपकी कविता मैडम आपकी 10-15 दिन में शुरू कर देंगे इस 9th यूनिट को हम। इन्वायरमेंट आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे ना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, है ना, यानी कि जनरल, और इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, ठीक है, पोल्यूशन से। और इसमें ये एक्ट ही सबसे जरूरी है, ये एक्ट आते हैं एग्जाम में, उस एक्ट के दौरान बताओ कब हुआ ये प्रोटोकॉल, रियो समिट कब हुआ, मोदी जी की क्या प्लानिंग थी, कांग्रेस की क्या प्रोटोकॉल उन्होंने चलाया था, अच्छा ब्रिटेन ने क्या प्रोटोकॉल चलाया था, उन चीजों की उनकी डेट सन हमें पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, ये इन्वायरमेंट के अंतर्गत है। हायर एजुकेशन जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 10 हायर एजुकेशन। हायर जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, एमए एमएससी आप पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यही तो है हायर एजुकेशन। हाई पढ़ाई के लिए आप पीएचडी के लिए जा रहे हो, मतलब कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, आप यूजीसी पूछ रहे थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप नेट पूछ रहे थे, नेशनल एलिजिबिलिटी, यही तो है हायर एजुकेशन। कि कौन गवर्नर होता है, कौन कब ये एस्टैब्लिश हुई, अच्छा हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, डीम यूनिवर्सिटी क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, कितनी है, उनकी कमांड किसके हाथ में, उनका वीसी कौन होता है, वैल्यू एजुकेशन क्या, पॉलिसीज क्या क्या गवर्नमेंट की, क्या पता जेआरएफ के बारे में पूछ ले एग्जाम में कि जेआरएफ क्या होता है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है प्रेजेंस हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो 5 क्वेश्चन इस प्रकार, टोटल 100 क्वेश्चन सेकेंड पेपर से और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से बनते हैं, इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार का आज का हमारा इंट्रोडक्शन रहा। शाम को आपको 7:30 बजे चैंटिंग करवाई जाएगी और कल से सीरियसली आपकी पढ़ाई शुरू कर दूंगा मैं, आप अपनी किताब ले लेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बुक को मैं प्रेफर करूंगा। कल हम हठयोग प्रदीपिका शुरू करेंगे, आज टाइम हो गया इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो हठयोग प्रदीपिका हम शुरू करेंगे। आप लोग केवल्य धाम की अगर आपके पास हठयोग प्रदीपिका है तो वो आप खरीद लेंगे, और कुछ दिनों में हफ्ते 10 दिन में भी लिस्ट बना रहा हूँ, तो उस लिस्ट को हम रिलीज कर देंगे, आप उन किताबों को आप खरीद लेना, ठीक है। करीबन 15 से 20 किताबें कम